This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सौम्यवासर मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी दिनांक 29 डिसेंबर 2021 चरक विमान स्थान अध्याय 5 स्रोतो विमान शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो अन्नवानां स्रोतसाम आमाशय मूलम वामम च पार्श्वम। तो आमाशय का अन्नव स्रोतस का जो मूल है वो आमाशय और वाम पार्श्व ये है। और जैसे कि कहा कि आमाशय अगर अन्वर्थक संज्ञा इस प्रकार की है तो जहां जहां आम अवस्था में अन्न है वो आमाशय इस प्रकार का कहलाया जाएगा। और लघ्वंत्र के बारे में कुछ हद तक ये आमाशय इस प्रकार का ही रहेगा, जिसको आधा आमाशय इस प्रकार से कहा जाता है। और फिर पक्वाशय का हिस्सा कब शुरू होता है ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन उंडुक में मल का विभाजन हो जाता है और उससे पहले ही सारकिट्ट विभाजन होने के बाद सार का शोषण ये आंत्र में होता रहता है इस प्रकार से। और हमारे हिसाब में वो नाभि सिरा भी आवृत इस प्रकार की है, तो वहां से रक्त में मिलकर वो हृदय की तरफ जाता है, रस धातु बनता है, वो यकृत प्लीहा के पास आता है और फिर रक्त बन जाता है। ये इस प्रकार का सिलसिला रहेगा। एनाटॉमी इसको सपोर्ट नहीं करेंगी ये तो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ग्रंथों के सूत्रों के अनुसार जो भी निकल रहा है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अनन्दाभिषलाः प्रदुष्टानां खलु येषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तथा अनन्दाभिलषणम् अरोचक विपाको नहीं होना चाहिए। छर्दिं च दृष्ट्वा अन्नवान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्। तो अन्नाभिलषणम, अन्नाभिलषणम यानी कि अन्न की अभिलाषा इस प्रकार का होना, और अन्नाभिलषणम अन्न की अपेक्षा न होना, अभिलाषा न होना। अरोचक, अभिलाष यह शब्द संस्कृत में पुल्लिंगी है और मराठी में वो स्त्रीलिंग अभिलाषा इस प्रकार का हो गया है, लेकिन संस्कृत में अभिलाषा शब्द नहीं है। संस्कृत में अभिलाष ऐसा ही शब्द है।
तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो अन्न की अभिलाषा न होना, अरोचक और अविपाक, रुचि न होना और पचन न होना, छर्दींच दृष्ट्वा अन्नवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्। और छर्दी अगर है तो अन्न व स्रोत दुष्ट हो गया है ऐसा मानना चाहिए। ये सिर्फ श्यामला को स्क्रीन नहीं दिख रहा है या बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नॉट डिस्प्ले। ओके ओके, स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अभी दिख रहा है। हाँ। तो छर्दींच दृष्ट्वा अन्नवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्। तो अन्न व स्रोतस बिगड़ गया है ऐसा समझना चाहिए। तो वास्तव में इन सभी बातों को देखकर, खास करके भूख नहीं है तो कुछ मसालेदार चटपटा खाना हम चाहेंगे, सर्दी हो जाती है तो सर्दी को रोकने की कोशिश करेंगे, तो ये तो नहीं करना है। तो इसमें लंघन यही पहली चिकित्सा इस प्रकार की है। और जब ये ठीक होने लगे और अन्नाभिलाष शुरू हो जाए तो फिर धीरे धीरे आहार को बढ़ाना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार में रहेगा। अब स्टमक कैंसर के बहुत मरीज रहते हैं और वो काफी व्याप्त हो सकता है, 2/3 या उससे भी ज्यादा स्टमक व्याप्त हो जाता है कैंसर से। और कभी कभी वो डिओडिनम में भी स्प्रेड हो जाता है या डिओडिनम का ही डायरेक्ट कैंसर होता है। उसके आगे लघुवंत्र इसमें ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। अभी एक कैप्सूल एंडोस्कोपी करके एलोपैथी में परीक्षण है कि कैप्सूल अंदर डाली जाती है और वो फोटो खींचते रहती है, और उसका खर्चा उस समय 35-40 हजार इस प्रकार का कुछ था। 3-4 बरस पहले एक मरीज के लिए मैंने सोचा था। लेकिन ये बहुत रेयर इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार का है। एंडोस्कोपी काफी की जाती है, गैस्ट्रोड्यूरोस्कोपी ये भी काफी की जाती है, और खास करके ये जो लिवर सिरोसिस, इसमें इसोफेजियल वराइसिस, गैस्ट्रिक वराइसिस होना ये काफी कॉमन है प्रचलन में, और उसके जरिए रक्त की छर्दी हो जाती है तो निदान होता है, ये भी एक बात होती है। तब जब एनाटॉमिकल चेंजेस आने लगते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पहले दोषों का आविष्कार इस प्रकार का हुआ, दोषों के लक्षण दिखाई देंगे और उसको निग्लेक्ट करते रहेंगे या उसके अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है तो ये एनाटॉमिकल चेंजेस भी हो जाते हैं और वो काफी मुश्किल होते हैं रिवर्ट करना इस प्रकार से। पण त्याच्यामध्ये उलट घशात अडकायला लागणं असं होतं ना, आणि खास म्हणजे वॉमिट व्हायला बघणं. काय काय अमाशयाच्या सुरुवातीच्या ह्याच्यात जर असेल तर उलट घशात अडकल्यासारखं होणं, मग ते द्रवान मग अन्न न गिळता येणं, अशी लक्षणं दिसतात ना. ते इसेफेगस मध्ये दिसतात, स्टमक मध्ये दिसतात असं नाहीये। इसेफेजियल कैंसर में तो ये लक्षण दिखाई देते हैं कि निर्गलन कष्टता इस प्रकार से। स्टमक में इस प्रकार के लक्षण नहीं दिखते हैं, कभी कभी शूल होता है और छर्दी होती है, ये अहम मुद्दे इस प्रकार से है। तो गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोपी ये एक अच्छा रहता है। मैं ज्यादातर सुझाव बेरियम बिल का देता हूँ अगर मुझे कुछ सस्पिशियस है, क्योंकि एक बार एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोपी करेंगे तो निश्चित रूप से बायोप्सी करेंगे। उनको अगर कुछ ग्रोथ दिखाई दी इसमें तो निश्चित रूप से बायोप्सी करेंगे कम से कम। हमारा एक मरीज था, उम्र ज्यादा नहीं थी, 25-26 इतनी थी, और अम्लपित्त की शिकायत थी, ये डकारे आना और अम्ल
उद्गार इस प्रकार से आना वगैरह वगैरह, छर्दी होना कभी कभी। तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर ऐसा निदान किया गया और ओपन किया। ओपन करने पे क्या पता चला कि ये कैंसर है इस प्रकार से, और 2-3 आमाशय तक स्प्रेड हो गया है। तो फिर उन्होंने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया और सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर दी, जितना भाग खराब था वो सब निकाल दिया। 10 लिम्फ नोड्स की बायोप्सी की गई, उसमें से 5 पॉजिटिव आए। फिर उन्होंने रिश्तेदार को बता दिया कि मुझे ऐन ऐसे मौके पर निर्णय लेना पड़ा, और मेरे लिए जो पॉसिबल है था वो मैंने कर दिया। लेकिन ये काफी स्प्रेड था और बचने के चांसेस कोई नहीं है, 2 महीने से ज्यादा ही नहीं है। तो ऑपरेशन के बाद घर पे लेके जाओ इस प्रकार से, और मरीज को बता दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया और तुम अभी बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम्हें जो खाना है वो खाओ इस प्रकार से। अब ये बड़ी मुश्किल की बात हो गई, क्योंकि सब घर वाले घबरा गए। उसके 2 बच्चे छोटे थे और वर्कर था एक किसी फैक्ट्री में, आमदनी भी कुछ नहीं थी। तो घर वालों ने मेरे पास लाया। उसका कहना था मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे जो कुछ हुआ था ऑपरेशन करके मैं ठीक हो गया हूँ, तो अभी क्यों मुझे दवा लेनी है। और उसकी ऐसी संकल्पना हो गई थी कि मैं केवल लोभ के कारण उसको ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ और पैसा कमाना चाहता हूँ इस प्रकार से। लेकिन कैसे भी करके घर वालों ने उसको मनाया कि नहीं नहीं ये मूल रूप से जाएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से करके। और फिर मैंने दूध पे रखा और दवाइयाँ शुरू की, तो वो सुधरने लगा। दूध 2-2.5 लीटर तक जाने लगा, पेन नहीं था बिल्कुल, उल्टी वगैरह सब बंद हो गई। और 6 महीने तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, उसको तो 2 महीने की आयु बताई थी। 6 महीने के बाद फिर से सर्दी शुरू हुई, लेकिन पेन नहीं था बिल्कुल। तो मैंने उसको रेफर बैक किया उसी सर्जन के पास, और मुझे लगा था कि ये एडिशंस हुई है इस प्रकार से। तो उन्होंने देखा और बताया हाँ एडिशंस ही है। फिर से ऑपरेट हुआ, एडिशंस रिसेक्ट की गई। तब जब सर्जन को पता चला कि मैंने इसके 2 महीने का बताया था, और आयुर्वेद में जाकर 6 महीने से भी ज्यादा जिंदा है, अच्छी तरीके से जिंदा है। सिर्फ यही था कि उसको मालूम नहीं था कि उसको कैंसर है इस प्रकार से। तो सर्जन ने बात बता दी उसको कि तुम्हें कैंसर है, और मैं जो ऑपरेट किया है वो कैंसर के लिए किया है इस प्रकार से। अब ये होने के बाद वो मरीज खुद मेरे पास आया और उसने बोला कि ठीक है, अभी मुझे मालूम है कि मुझे कैंसर है और मुझे जीना है। आपकी दवाइयों से मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला है, तो जहां तक हो सके मुझे आपकी दवा चालू ही रखनी है और मुझे जीना है इस प्रकार से। तो ये भी एक अच्छी बात रही। वो 1.5 बरस तक जिंदा रहा, और 1.5 बरस के बाद उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार के एनाटॉमिकल सिचुएशंस जब हो जाती है, एनाटॉमिकल ग्रोथ बहुत सारी हो जाती है, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। दूसरी एक अजीब केस है जिसका सिलसिला नानल सर से जुड़ा है। ऐसा ही 18 बरस का युवा था, स्टमक कैंसर ऐसा ही था। उसको दूध पे रखा, औषधियां दे दी, और उसने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और 6 महीने तक अच्छा चला। फिर बाद में ये तो प्रूवन केस कैंसर की थी, उसको भी मालूम था इस प्रकार से, लेकिन बाद में वो बिगड़ने लगा। और मैंने काफी कोशिश की, फिर सुधरा नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मालूम नहीं है, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है अभी। तो नानल सर करके बुजुर्ग वैद्य है पुणे में, बापू नानल,
तो आप उनकी एक बार सलाह ले लो, और वो अगर कुछ देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, वो ट्रीट करते हैं तो भी चलेगा इस प्रकार से। तो उसके पिता हंस पड़े। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो बोले हमें दोनों नाम मैंने सुने थे, नानल सर का और आपका। नानल सर से अपॉइंटमेंट मांगे, उन्हें 1.5 महीने के बाद अपॉइंटमेंट दे दी, तुम्हारी दूसरे दिन मिल गई। तो हम तुम्हारे पास आए, दवा शुरू की, दूध शुरू किया, रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। लेकिन जब हमारा नानल सर का कंसल्टेशन का डेट आ गया तो उनसे भी जाकर मिले, और उनको बता दिया कि हमने इस प्रकार से किया है कि गार्डगिल सर की ट्रीटमेंट चालू है और अच्छा है। नानल सर ने परीक्षा की और ठीक है बोले, तो वही चालू रखो, लेकिन जब जब उनके यहाँ दिखाने के लिए जाओगे तो मेरे पास भी फॉलोअप रखना, इस प्रकार के नानल सर ने बता दिया। तो जैसे वो मेरे पास आते थे वैसे ही नानल सर के पास भी जाते थे। और 6 महीने के बाद जब ये बिगड़ने वाला लगा तो नानल सर ने भी कहा अब कोई चांसेस नहीं है बचने के, ये हाथ से निकल गई है केस इस प्रकार से। और फिर 2 महीने में उसकी मौत हो गई। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी आश्चर्य की बात रही कि नानल सर ने वो केस अपने हाथ में लेने की कोई कोशिश नहीं की, मेरे साथ ही रहने दी। और फिर भी वो प्रसन्न थे कि जिस तरीके से केस हैंडल हुए है वो अच्छी तरीके से हैंडल हुई है इस प्रकार से। तो एक बुजुर्ग वैद्य को किस प्रकार से करना है ये अच्छा नमूना इस प्रकार का रहेगा। तो ये स्टमक कैंसर काफी डिफिकल्ट इसी प्रकार का है। और एक CEA करके एग्जामिनेशन है, कैंसर एम्ब्रियोजेनिक, उसकी परीक्षा अगर करते हैं तो उसमें इसके बारे में थोड़ा पता लग सकता है। अगर बायोप्सी की नहीं गई हो तो एक बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। ये CEA पूरे एलिमेंट्री कैनाल के लिए ही है, कोलन में कैंसर है तो भी इसकी परीक्षा हो सकती है। तो अभी आमाशय से जुड़े और भी इस प्रकार के कुछ विकार हो सकते हैं। एक गुणेश शास्त्री ने नागभस्म के विवरण में आमाशय का साइज बढ़ जाता है और फिर अन्न वहां ज्यादा देर रुकने लगता है, उसमें कूजन की प्रक्रिया, कूच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसा बताया है, और इसके लिए नागभस्म एक अच्छी दवा है। तो उसका भी एक मरीज मुझे मिला था देखने के लिए, और मैंने नागभस्म का प्रयोग उसमें किया था। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जहां तक केवल दोषों तक सीमित है, शारीर भाव में कुछ बदलाव नहीं आया है, तब तक तो वो लंघन पाचन वगैरह से ठीक हो सकते हैं, इस प्रकार का रहेगा। रसवानां स्रोतसां हृदयं मूलं दशच धमन्या। बेरियम मिल करता तर त्यांनी काय वेगळा फायदा होतो? बायोप्सी ठरते। हो, पण ते रूल आउट होतं का? हो सकता है, बेरियम मिल में पता लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है इस प्रकार से अंदर। बेरियम मिल ज्यादातर इसोफेगस में किया जाता है। फिलिंग डिफिकल्ट हो, आमाशय पूरी तरीके से भरता नहीं है, वो जहां ग्रोथ है वहां ग्रोथ दिखाई देती है, ऐसा है। तो केवल बायोप्सी टालने के लिए बेरियम मिल अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है। रसवानां स्रोतसां हृदयं मूलं दशच धमन्या। रसव स्रोत जो है उसका हृदय ये मूल है, और दश धमनी जब वहां से निकलती है वो मूल है। अब अहम मुद्दा ये है कि हृदय किसको कहे। जनरली अभी जो ये उरस्थान में स्थित हार्ट जो है उसी को हृदय मानते हैं, लेकिन कुछ वैद्यों का कहना है कि ये व्यापक संकल्पना है
और रुहरति ददाति नियमयति, इस प्रकार से कुछ व्युत्पत्ति के आधार पर बताने की कोशिश करते हैं। उसका आधार कुछ है ऐसा तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन हृदय से रस निकलता है और वापस इस प्रकार का आ जाता है। तो एक पंपिंग एक्शन इसमें है जो हरनिश चलती रहती है। और इस हिसाब से हृदय का एक अलग महत्व है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये ओज का भी स्थान है, मन का भी स्थान है। तो खास करके मानसिक भावों का परिणाम हृदय पे होता रहता है। चिंता, शोक, क्रोध वगैरह इस प्रकार के जो भाव है उसका परिणाम हृदय पे होता रहता है। मैं थोड़ा सा ऐसा सोचता हूँ कि सोचने की जो प्रक्रिया है वो शायद मस्तिष्क में है। अब ये मस्तिष्कगत हृदय और उरस्थानगत हृदय, ऐसे दो हृदय मानने चाहिए, ऐसे भेल का एक कहना है। वैसे भेल के शब्दों का कहीं ज्यादा प्रचलन नहीं है या उसका प्रचार प्रसार भी नहीं है, फिर भी इस बात को लेकर हमें थोड़ा समझना चाहिए। और फिर मस्तिष्कगत जो हृदय है इसमें चिंतन, ये जो बात होती है, चिंतन जो किया जाता है वो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और खास करके शिरोधारा जो मस्तक के ऊपर की जाती है या शिरक पिछू रखा जाता है, उसका एक अहम कार्य इंद्रियों पर है और मन भी एक इंद्रिय इस प्रकार का है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब इस प्रकार के चिंता वगैरह इस प्रकार के विषय है तो हमें उरस्थ हृदय और शिरस्थ हृदय इन दोनों का ख्याल करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और चिंता अगर ज्यादा है तो शिरोधारा ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है, शिरक पिछू ये बेटर ऑप्शन है। और हृदय पर पिछू रखना यह अभी काफी किया जाता है, हृदबस्ती संकल्पना की जाती है। ये कब से निकली है मालूम नहीं है। अवयव बस्ती ये जो संकल्पना है, कटी बस्ती, हृद बस्ती, जानु बस्ती वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और तात्कालिक फायदा मिलता है। अभी जो एनाटॉमिकल विकृतियां जो है हृदय के बारे में, जैसे कि ये वॉल्वुलर डिफेक्ट इस प्रकार के होना, सेप्टल डिफेक्ट इस प्रकार के होना, मायोकार्डियोपैथी इस प्रकार की कुछ संप्राप्ति होना, उन सभी के बारे में कैसे सोचेंगे। और आईएचडी और मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये जो अहम मुद्दे हैं हृदरोग के, उनके बारे में किस प्रकार से सोचें। तो ये रसवः स्रोतस का स्थान है। रसवाही निदुष्यन्ति चिंतानाम चाति चिंतनात्, ये एक महत्वपूर्ण है और भावनाओं से जुड़ा ज्यादा है। चिंत्यम विचार्यम ऊह्यं च ध्येयम संकल्पमेव च, ये जो बात मन की कर्म के बारे में बताई जाती है, उसमें बहुत सारे भाव ये सोचने से जुड़े हुए इस प्रकार के हैं। और भावना ज्ञान विषयम एक उसमें भाव बताया गया है, वो शायद उरस्त हृदय के साथ जुड़ा हुआ इस प्रकार का है। तो हमें वहां पे स्थानिक चिकित्सा किसी न किसी तरीके से करनी है। और एक त्रिमर्मी अध्याय में एक तेल आया है, पुनर्नवादी तेल, तो पुनर्वसु का मिलता है, तो मैं उसका पिक्चर रखने के लिए बताता हूँ या महानारायण तेल का पिक्चर रखने के लिए रहता हूँ। धमनी सुश्रुत नसार शब्दादीचे वहन करणारे आहे, तर ते शिर असेच असावे का। ये काफी मुश्किल है इस प्रकार के बारे में बोलना।
तो शिरा धमनी स्रोतस ये 3 जो संकल्पनाएं हैं वो हर सूत्र को लेकर उसका अर्थ वहां पे क्या है ये करना ज्यादा उचित होगा। क्योंकि हमारे यहाँ शब्दों का जो प्रयोग होता है वो काफी अलग अलग। रजा और आर्तव के बारे में जैसे ताई राजवाड़े ने निर्णय ले लिया कि बीज रूप जो है वो आर्तव और बाहर निकलने वाला है वो जो रज, ऐसा समझकर हमने एक किताब लिखी है। उसी प्रकार से कुछ एजम्पशन करना इस प्रकार का आवश्यक होगा। अब ये जो वहन करने की बात कही गई है, द्वाभ्याम भाषते द्वाभ्याम घोषते वगैरह वगैरह, इस प्रकार की भी बात कही गई है, तो ये कर्मेंद्रिय से जुड़ा इस प्रकार का है। बेसिकली आधुनिक विज्ञान के अनुसार सेंसर और मोटर ये दोनों फंक्शंस हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय ये जो हमारे यहाँ ग्रंथों में कही गई है उससे ये जुड़ी है। अब हृदरोग में वातव्याधि के हिसाब से कुछ चिकित्सा करें, ऐसा मैंने सूत्र पढ़ा था, या वातव्याधि में हृदरोग की चिकित्सा करनी है ऐसा कुछ है, अभी पक्का याद नहीं है, लेकिन ये चरक 28वें अध्याय में चिकित्सा के शायद होगा। तो हृदरोग की चिकित्सा एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अरे वॉल्वुलर डिफेक्ट्स वगैरह तो हमारे शास्त्र में कुछ लिखे नहीं है। आईएचडी आज का जो है उसके बारे में हमारे शास्त्र में कुछ बहस नहीं है। और जो अष्टो महागत बताए गए हैं, वातव्याधि कुष्ठ मेहोदर वगंधरा आशांसी ग्रहणीत्यष्टो महारोगा सुदुस्तरा, उसमें कहीं भी रुद्रोग का वर्णन नहीं है। और आज भी नंबर 1 किलर डिसीज रुद्रोग है, उसके बाद में कैंसर है, लेकिन कैंसर भी अभी आगे चला जाएगा ऐसा है। तो ये आईएचडी और ये आधुनिक जो जीवन शैली, आधुनिक खाना पीना, इसका नतीजा है। तो ये पुराने जमाने में नहीं था, अब उसको हमें अलग तरीके से ही सोचना पड़ेगा। और जो तरीका एलोपैथी में अपनाया गया है वो तो पूरा मैकेनिकल है कि क्लॉट बनती है रक्त में, वो अटक जाती है करोनरी आर्टरी में, और फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या बंद हो जाता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर ये क्लॉट को डिसॉल्व करना, और अगर संकोच हो गया है करोनरी आर्टरी का तो उसको बलून एंजियोप्लास्टी वगैरह ऐसा कुछ करके वो, या स्टेंट डाल के उसको मैकेनिकली इम्प्रूव करना। और नहीं तो ये बाईपास सर्जरी में दूसरे से यहाँ से वहां पे वो लगा देना वगैरह वगैरह, इस प्रकार के मैकेनिकल अप्रोचेस है। अभी मैं समझता हूँ कि एलोपैथी एक्चुअली एक तो फार्मेसी ड्रिवन हो गई है या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है, ये मेडिकल इंजीनियरिंग हो गया है, ये मेडिकल साइंस नहीं रहा। टेक्नोलॉजी के जरिए जो कुछ तरक्की हुई है उसमें इंजीनियरिंग का रोल ज्यादा है, मेडिकल साइंस का रोल नहीं है। सिर्फ इतना है कि हार्ट लंग मशीन हो या भी ट्रांसप्लांट सर्जरीज वगैरह ये सब जो हो रहे हो, उसमें मरीज को जिंदा रखना और मैकेनिकली कर पाना, ये तरक्की हुई है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मूल रूप से ये कैसे बिगड़ा और कैसे सुधारना है, इसके बारे में सोचना। कैसे बिगड़ा के बारे में कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी चली, अब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरा यू टर्न लेके ये जो बैड फूड वगैरह जो है वो सब खारिज कर दिया कि उसका कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से, और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लिवर में ही होता है इस प्रकार से। और वास्तव में परिहार्य विशेषण मनसो दुख हेतवा, यही बात सही है। रुद्रोग में आईएचडी या एमआई, इसके बारे में मन दुखी न हो इस प्रकार के चिकित्सा करनी चाहिए, उसके दुख के हेतु टालने चाहिए, यही सही है।
अब इस तरीके से एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करे, ये मैकेनिकल उत्तर रहेगा। मूल रूप से अगर ये सुधरेगा नहीं तो फिर से बिगड़ जाता है, दोबारा बाईपास करनी पड़ती है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से होता रहता है। तो मन का इसमें एक अहम रोल इस प्रकार का है। तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये थोड़ा अलग मुद्दा इस प्रकार का हो जाएगा। दूसरी एक तलरुत मुद्दा, एक मर्म की बात इसमें अहम रहेगी। उसको तलरुत यह नाम क्यों दिया है? पांव तल में या हस्ततल में बीच वाला हिस्सा, ये तलरुत मर्म कहा गया है। और जैसे कि ये शाखाओं में स्थित हृदय है अब ये एक बात बनती है कि एक्यूप्रेशर या फिर अभ्यंग मर्दन, इसके जरिए रिफ्लेक्सोलॉजी में हाथ पे पांव पे कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे मर्दन करने से, जहाँ पे ये कुछ मैग्नेटोथेरेपी वगैरह करने से फायदा होता है पूरे बदन में, इस प्रकार से। तो ये एक बात अभी थोड़ी सी रहेगी कि ये तलरुत मर्म का हम हृदय विकारों में प्रयोग कर सकते हैं क्या? वहां पे कुछ अभ्यंग करके, वहां पे कुछ ये प्रेशर पॉइंट्स के जरिए हृदय में नक्की कुठे आहे? तलरुत नक्की कुठे आहे? इथे मध्ये कई दफा रूक्षता आ जाती है तलरुत मर्म के स्थान पर, और कालेपन आ जाता है, ये दिखाई देता है। तो उसको एक अलग तरीके से सोचना है क्या, ये भी एक बात अलग इस प्रकार की रहेगी। मैं नया नया प्रैक्टिस कर रहा था तो एक केस इस प्रकार की आई कि इसे तलरुत मर्म के स्थान पर शोथ आया। पेशेंट नॉन डायबिटिक था। मैंने सोचा कि ये व्रणशोथ इस प्रकार का है, और जलोका लगाई और भीतर कुछ दवा दे दी। दूसरे दिन उनका संदेश आया कि नहीं, उनकी हालत बहुत खराब है, तो आप घर पे आकर देखिए। मैं देखने के लिए गया तो मुझे लगा कि एब्सेस वगैरह हो गया क्या, लेकिन वो तो ठीक था। वहां का शोथ कम हो गया था और ऊपर और नीचे शोथ हो गया था। तो मैंने शुगर करवाई। शुगर 250 इस प्रकार की आई। तो मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, मुझे ट्रीट करना, तो बेटर ऑप्शन मैं उसको कहीं दूसरी ओर जाने के लिए सजेस्ट करूं। तो मैंने ताराचंद में भेजा एक्चुअली, और गांगल सर को चिट्ठी दे दी। गांगल सर ने देखा ही नहीं, एक रजिस्ट्रार ने देख लिया और उसने कहा नहीं नहीं, ये तो मामूली इन्फेक्शन है। टेरामेसिन लिख के उसने पेशेंट को वापस भेज दिया। अब टेरामाइसिन उस समय में उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था, वो कम हो गया था, उसके आगे का एंटीबायोटिक आ गया था, और थोड़ा बुखार भी था। तो इन्फेक्शन के चांसेस थे इस समय में। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ले लो और मेरी दवाई भी चालू रखो, इस प्रकार से। दूसरे दिन उनका कहना आया कि नहीं नहीं, ये अब जानू संधि में भी शोथ आ गया है। तो मैं चौंक गया। फिर मुझे लगा यह अमवात है। लेकिन मैंने कभी इस प्रकार से तलरुत विनय मर्म से अमवात शुरू होते देखा नहीं था। संधियों से ही शुरुआत होती है इस प्रकार से। आर्य टेस्ट कराई गई और फिर वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इस प्रकार के आ गई। संयोग से उस समय त्र्यम्म गोगटे सर, नहीं विमो गोगटे सर पुणे में आए थे, मेरे घर पे आए थे। तो मैंने उनको केस दिखाई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे भी लगता है कि अमवात है इस प्रकार से, और आरएफ फैक्टर पॉजिटिव आ गया तो ये पुष्टि मिल गई। फिर मरीज के रिश्तेदारों ने कहा कि हम एलोपैथी में जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। मैंने कहा ठीक है। और जब मैंने ये केस फणसलकर जी को बताने की कोशिश की, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सूजन आई थी तो एकदम चौंक गए।
तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले तल हृदय मर्म स्थान पर व्याधि उत्पन्न हुआ, ये आसान नहीं है। ये अनुभव का फर्क है। जैसे उन्होंने देखा कि तल हृदय मर्म से व्याधि उत्पन्न हुआ है, वहां पे शोथ आया है, तो ये अच्छा नहीं है। हम इस तरीके से मर्म स्थान के बारे में सोचते नहीं है। हृदय वैसे भी एक महत्वपूर्ण मर्म है और तल हृदय भी मर्म है। तल हृदय स्थान पर की चमड़ी निकल रही बार बार, ऐसे में क्या सोचे? ये सिर्फ तल हृदय में निकलती है ऐसा जनरली नहीं है, पूरे हाथ की निकलती है। और इसका मतलब होता है कि स्किन डेड होती है और ऊपर ऊपर हिस्सा डेड होता जाता है और वो निकाल दिया जाता है बॉडी से, इस प्रकार से। तो रसायन चिकित्सा की आवश्यकता इसमें रहती है, और अगर रुक्षता ज्यादा है तो स्नेहन से अच्छा ज्यादा परिणाम निकलता है। धान्वंतर धान्वंतर तेलसत्काम मर्मावर काम करणारं तेल अभ्यंगासाठी वापरता येईल का? तेलासारखं उस पे फलश्रुति में अगर है, मुझे याद नहीं है धान्वंतर तेल की फलश्रुति, तो पंचतिक्त गुग्गुल घृत में ये है, मर्मास्थि संधिगत इस प्रकार के रोग, कुष्ठ और इस प्रकार के वात व्याधि। तो शायद उनका अभ्यंतर प्रयोग या बाह्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और केरल का एक मर्म कषाय आता है, तो काफी उष्ण तीक्ष्ण तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तलरुद मर्म के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, और वैसे सभी जो मर्म इस प्रकार के हैं उनके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और परीक्षण करते समय मर्म का परीक्षण भी करे तो शायद पता चले कि ये गंभीर तो व्याधि नहीं है ना, इस प्रकार के आणी मर्म वगैरह जो है वहां दबाने पे बहुत सारे लोगों को पीड़ा होती है। तो समझ लेना है कि इसमें कुछ गड़बड़ इस प्रकार की है, और मर्म स्थानगत व्याधि इस प्रकार का है। तो हृदय एक मर्म है, और तलरुद ये भी मर्म है, और तलरुद और ये इनका कुछ संबंध हृदय का इस प्रकार का, क्योंकि तलरुद नाम जो दिया गया है उसके आधार पर यह बात हो सकती है कि उसका हृदय से कुछ ताल्लुक इस प्रकार का हो। आईनी तिकडं नाही लसेल हमें इसके बारे में थोड़ा सावधान इस प्रकार का होना है। तो अभी जो वॉल्व्युलर डिफेक्ट्स है, इसमें वॉल कड़क हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और फिर कार्डियक मर्मर आने लगती है। एलोपैथी में फिर भी मैकेनिकल उत्तर है कि शुरू की अवस्था में वॉल्वोटॉमी इस प्रकार की जाती है, बलून वॉल्वोटॉमी, ये सबसे आसान इस प्रकार की है थोड़ी सी, और नहीं तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। लार्ड सर ने एक अनुभव बताया था अमेरिका में कि ऐसा ही वॉल्व्युलर डिफेक्ट का पेशेंट था, और मालूम था मरमराती थी वगैरह इस प्रकार से। एक बार एक्सरे चेस्ट हुआ, और फिर उसमें एक हुकवर्म वॉल में फंसा हुआ है और उस कैल्सिफाइड हो गया है, ऐसा दिखाई दिया। कैल्सिफाइड हो गया इसलिए एक्सरे में दिखाई इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ क्रोमिजन हृदरोग एक बताया गया है, और एक बड़ी अजीब केस बीच में लोकसत्ता में आई थी। त्रिमर्मीय सिद्धी अध्यायात मर्माच्या अनुपालनासाठी बसती ही मुख्य चिकित्सा सांगितली आहे। वो तो सही है। मर्मास्थी
मर्मास्ती कुष्ठेषु अशी फलश्रुती आहे नान्वंतर तेलाची. मर्मास्ती हत्क क्षितक्षीणेषु. ठीक आहे. मर्मास्ती हत क्षतक्षीणेषु. ठीक है. तो धन्वंतर का प्रयोग जरूर कर पाएंगे, इसमें संदेह नहीं है. एक छोटा लड़का, ताकत उसकी कम रहती थी, सांस बार बार फूलती थी और ये ब्लीच हो जाता था. तो काफी परीक्षण यहाँ पे भारत में हुए और उसमें निदान हो गया कि करोनरी आर्टरी की एक ब्रांच एब्सेंट है. तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बताया कि ज्यादा आयु नहीं है, 12-14 बरस से ज्यादा नहीं टिक सकेगा और उसको करना है तो ऑपरेशन करना है. ऑपरेशन भारत में नहीं होगा. तो उसके पिता एसबीआई में थे, तो उन्होंने काफी प्रयास किए और यूके में एक अस्पताल में बताया कि हम फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन आपको अस्पताल का खर्चा देना पड़ेगा. ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज होगा, लेकिन जो रूम चार्जेस वगैरह आपको बेयर करने पड़ेंगे. तो इनके पास वो भी पैसे नहीं थे, तो एसबीआई लोगों ने फंड रेजिंग किया. 12 लाख रुपए जमा किए और ये पिता पुत्र दोनों यूके में चले गए. वहां वो 1.5 महीना रहा. इन्वेस्टिगेशन से निदान कंफर्म हो गया कि यही है इस प्रकार से. फिर भी उनको नहीं लगा कि ये ऑपरेशन सहन कर पाएगा, ऑपरेशन में ही मौत हो जाएगी, तो बगैर ऑपरेशन वापस चले आए. अब तो कोई चारा नहीं रहा, भारत में हुआ, लंदन में हुआ, अब कुछ करने के लायक नहीं है, तो किसी वैद्य के पास गए. साउथ का कोई वैद्य था, उसने उसका निदान कृमिजर रोग इस प्रकार से किया और फिर तक्र के साथ कुछ दवाइयाँ दे दी, हरितकी, विडंग और चित्रक वगैरह ऐसी कुछ दवाइयाँ दे दी. उससे वो सुधरने लगा. ये श्वास कुशलता कम हो गई, काला धोला कम होता था वो कम हो गया, जो 12-14 वर्ष की आयु बताई गई थी उससे वो आगे निकल गया. तो ये बड़ी अच्छी केस थी. मैं उस समय सेकंड ईयर में था. ये पूरा लोक सत्ता में लेख आया था इसके बारे में. लेकिन उस समय में आयुर्वेद के लिए सब प्रतिकूल परिस्थिति थी. और इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं लोगों से आई वो बड़ी अजीब थी. किसी ने भी आयुर्वेद की प्रशंसा नहीं की, ये कैसा चमत्कार आयुर्वेद ने दिखाया, इसके बारे में किसी ने नहीं बोला. किंतु 12 लाख रुपया खर्च कर, उस समय में तो 12 लाख बहुत ज्यादा थे. मैं 75-76 की बात कर रहा हूँ, 77 की बात कर रहा हूँ. 12 लाख बहुत ज्यादा थे. तो इतने पैसे पे कितने लोगों का यहाँ इलाज हो सकता था वगैरह. इस प्रकार की बहस चली, तो उन्होंने चर्चा बंद कर दी. ऑपरेशन काय करणार होते, नवीन करोनरी ग्राफ्ट करणार होते का कि अन्य के ग्राफ्ट ही करने वाले थे. अभी जो बाईपास सर्जरी में किया जाता है ग्राफ्ट उसी प्रकार का, लेकिन ये उस समय में तो कुछ नहीं था. भारत में तो बिल्कुल ही नहीं था, विदेशों में थोड़ा सा प्रचलन था इसका इस प्रकार से. तो ये तो मैकेनिकल इस प्रकार का है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कृमिजर हृदरोग ये हमारा एक हिसाब में है. और वो नाड सर ने जब ये केस बताई कि कैल्सिफाइड वर्म पाया गया माइट्रल वॉल में और माइट्रल स्टेनोसिस था और मालूम नहीं था माइट्रल स्टेनोसिस क्यों हो रहा है इस प्रकार से. और फिर भी उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई और वो ठीक हो गया. अमेरिका में था तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था इस प्रकार से. मेरे पास एक केस थी, तो उसको इसी प्रकार स्टेनोसिस था, बाइफिड यूटेरस था और मेरे पास आई इनफर्टिलिटी के लिए. और बाइफिड यूटेरस होने के बावजूद उसकी प्रेगनेंसी हो गई.
अब प्रेगनेंसी है तो मैंने कहा कि ठीक है, आगे बढ़ाएंगे प्रेगनेंसी को इस प्रकार से। वैसे हार्ट का कुछ ज्यादा प्रॉब्लम उस समय में नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे 7th मंथ में पहुंच गए तो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये सहन नहीं कर पाएगी डिलीवरी, तो मौत हो जाएगी उसकी इस प्रकार से। तो क्या करना है, तो बोले कि अभी वॉल्वोटॉमी हो सकती है, बलून वॉल्वोटॉमी, तो वो करने का बेटर ऑप्शन है और फिर बाद में देखेंगे। तो मैंने ठीक है कहा कि करो वॉल्वोटॉमी, बलून वॉल्वोटॉमी करो। वो सक्सेसफुल हो गई। अब जब डिलीवरी का माहौल आया तो सभी डॉक्टर्स ने जब ये रिपोर्ट्स देखे, बाइफिड यूटेरस और ये स्टेनोसिस, माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, तो सभी ने कहा नहीं नहीं, हाई रिस्क पेशेंट है, हम लेंगे ही नहीं। पुणे में वो 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आई, एक गायनेकोलॉजिस्ट ने भी उसका एक्सेप्ट ही नहीं किया इसके लिए, डिलीवरी के लिए। बाद में केवल केईएम अस्पताल में उसको एडमिट कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो मेरे लिए बहुत अहम केस है कि इस प्रकार से बाइफिड यूटेरस होने पर प्रेगनेंसी होना, उसके साथ में माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होना, उसकी वाल्वोटॉमी करना पड़ना और फिर भी नॉर्मल डिलीवरी होना। ये काफी पुरानी केस है, 15-20 बरस हो चुके हैं। उसको शिंदे नाम था मेरे ख्याल में, अभी पूरा याद नहीं है। लेकिन ये सभी बातें हृदरोग के बारे में महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। तो अभी ये मरीज कम है इस प्रकार के माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस और दूसरे वॉल्व का स्टेनोसिस इस प्रकार से। लेकिन इसमें हृदपिच्छु का अच्छा काम होता रहता है। हमारा निदान क्या करेंगे, ये एक मुश्किल बात है। और उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, हार्डनेस उसमें आ जाता है वॉल्व में, और फिर एक वात से जुड़ा इस प्रकार का होता है, तो वात की चिकित्सा करनी है। एक फैलर्स टेट्रोलॉजी करके एक बीमारी है जिसमें सेप्टल डिफेक्ट अलॉन्ग विथ ये वॉल्वुलर डिफेक्ट इस प्रकार का होता है, बच्चों में पाया जाता है, और ये कंजेनाइटल विकृति है। तो उसमें ये ब्लूइश होना, श्वासकुष्ठता होना, ये सभी लक्षण होते हैं। और फिर कॉम्पेंसेटरी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं होता, और हीमोग्लोबिन शरीर बढ़ाता जाता है, तो 18-21 इस प्रकार का हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो छोटी बच्ची थी 5-6 बरस की, और उस समय ऑपरेशन काफी मुश्किल था इस प्रकार के मरीजों का। अभी उस समय में अगर सेप्टल डिफेक्ट है तो भी 5 बरस के बाद ऑपरेशन करवाते थे, अभी तो 2 बरस में भी करवा देते हैं, ऐसा है। योगांधकारमध्ये त्रिनेत्र रस म्हणून हृदरोग अधिकारात एक कल्पना आहे, त्यात कृमी हृदरोग अशी फलश्रुती आहे। अच्छी बात है, मैं त्रिनेत्र रस उसमें अभ्रक ही मेन है। मैं कुछ मरीजों में प्रयोग करता हूँ। अभी मेरे पास एक हृदरोग की केस है, प्रचलन में है अभी। उसका EF काफी 15-20 इतना ही था, वो बढ़कर 55 हो गया है। लड़का ही है, 18-20 बरस का, 18 बरस का भी नहीं होगा, 16-17 बरस का होगा। तो शायद इसके बारे में मैं सोचूं और प्रयोग करूं त्रिनेत्र रस का। वैसे हृदयार्ण रस भी काफी प्रचलन में है, प्रभाकर वटी भी काफी प्रचलन में है इसके बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, कज्जली अभ्रक अर्जुन क्वाद भावना, इतना ही है, ज्यादा नहीं है उसमें, तो मेन अभ्रक ही है। तो कृमिज रुद्रोग के लिए कैसे बताया गया है, देखते हैं।
हाँ, ग्रूमिंग में चिकित्सा करता रहता हूँ और ये बस्ती देना वगैरह इस प्रकार से, और उससे काफी फायदा होता है। करंजेल काफू और निर्गुंडी तेल इसका बस्ती और कुर्मी कुठार वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग होता रहता है। तो फैलस टेट्रालॉजी उसका हीमोग्लोबिन 21 तक बढ़ गया था और ये काला नीला होना, श्वास कुचलता, ये सभी लक्षण भी उसमें थे। दवाइयां शुरू की, वो हीमोग्लोबिन 18 तक नीचे आ गया। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इसका मतलब शरीर का कार्य सुधर रहा है और गेली नंतर, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक की वजह से ही हो गई इस प्रकार से। ये तो कम मिलते हैं, फैलस टेट्रालॉजी के मरीज बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन मेरे पास 2 फैलस टेट्रालॉजी के मरीज होके गए हैं। तो इन सभी में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर ये भी काफी महत्वपूर्ण समस्या है और इसमें भी सांस फूलती है और यकृत की वृद्धि प्रतीत होती है। वास्तव में यकृत डिस्प्लेसमेंट होती है, वृद्धि नहीं होती, और सूजन रहती है बहुत काफी, पेट में रहती है, पाँव में रहती है। तो इसमें पाचन का रोल अहम है। लंघन करवाते हैं और जब भूख लगे तभी सिर्फ दूध या मूंग का यूज देते हैं। तो इसमें काफी अच्छा परिणाम आता है। एलोपैथी में लासिक्स देते रहते हैं, टैबलेट से नहीं बात हुई तो इंजेक्टेबल दे देते हैं और कुछ हद तक परिणाम होता है। एक बार मृत्यु प्रवर्धन हो गया तो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर बना है वो कम हो जाता है और फिर अच्छी बात होती है। लेकिन हम उसके परे जाते हैं, मूल रूप से उसका पचन सुधारना है। वो सुधरेगा तो ये आगे वाली चीजें भी सुधरेगी। अग्नितुंडी रस एक चांगला कल्प आहे। अग्नीवर, कृमीवर, हृदयावर कुचला स्नायू संहनन एकाच वेळी काम करणारा है। अग्नितुंडी का मैंने हृदरोग में प्रयोग नहीं किया है, लेकिन स्नायुगत विकार, वातव्याधि और आमावस्था इसमें जरूर करता हूँ इस प्रकार से। और कुचला होने के कारण इस प्रकार के स्नायुओं के ऊपर काम अच्छा होता है। तो सोच सकते हैं अग्नितुंडी के बारे में और उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं वो धमनी की बात कर रहा था, द्वाभ्याम भाषते, द्वाभ्याम घोषते वगैरह वगैरह, ये तो मोटर फंक्शंस इस प्रकार की है और वो हृदय से जुड़ी है। तो वातव्याधि में हृदरोग की चिकित्सा करना, ये मेरे ख्याल में उस समय में मेरे मन में आया और ज्यादा हुआ नहीं है इस प्रकार से, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में कुछ प्रयोग करेंगे। मेरे पास अभी एक वातव्याधि का मरीज एडमिट है पुनर्वसु में और कमर से नीचे सेंसेशंस नहीं है, कर्महानि है और अजीर्ण जन्य है। उसको काफी निरोह बस्ती दिए गए हैं और अभी ज्यादातर निरोह का जो प्रचलन किया है वैतरण बस्ती दी है, उसके बाद में थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसमें भी हृदरोग के बारे में सोच रहा हूँ, ये बात हो सकती है और शायद हृदपिच्छु वगैरह के बारे में थोड़ा सोचना ये बात हो सकती है। और स्पर्श ज्ञानम असंशय में रक्त का फल बताया। तो रक्त दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रक्त मोक्षण करवाना, जलों का उच्चारण करवाना या फिर सिराव्यत करवाना, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का हो सकता है। तो हृदरोग के बारे में
जब सभी सोचना है, ये रसव स्रोतस का मूल स्थान है और चिंता एक अहम कारण है रसव स्रोतस दृष्टि का और रुद्रोग का। तो वो बात ध्यान में रखते हुए हमें उसके बारे में कुछ प्रयास इस प्रकार से करने हैं और ओज का भी विचार करना है और मन का विचार करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो फिर इसकी चिकित्सा भली भांति किस प्रकार से हो सकेगी उसके बारे में सोच सकेंगे। और जो एनाटॉमिकल चेंजेस इस प्रकार के हो रहे हैं कि एक रुद्व्यास ये एक लक्षण मिलता है कार्डियोमेगाली इस प्रकार से। तो उसमें अगर खून वहां पे जमा होता रहता है तो रुद्व्यास इस प्रकार का हो जाता है, या इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो रुद्व्यास होता है इस प्रकार से। तो अभी इलास्टिसिटी कम होना ये शैथिल्य लक्षण से जुड़ा है, और शैथिल्य क्यों किस कारण से आ रहा है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो जनरली वात से जुड़ा है ये एक बात मुद्दा रहेगा, और धातुओं में इस प्रकार के शैथिल्य का होना ये एक खास करके प्रसूति के बाद उदर में एक शैथिल्य इस प्रकार का दिखाई देता है, क्योंकि वो सभी स्नायु टेंस होते हैं गर्भधारण के लिए। पिंडिका में शैथिल्य काफी पाया जाता है, तो उनको देखकर किस प्रकार से करना है ये थोड़ा सा सोचेंगे तो गम का उसमें ज्यादा डिंक जो है उसका फायदा ज्यादा होता है। तो इसमें स्नेहबंध निर्माण करना ये थोड़ा सा आवश्यक रहेगा। उदावर्त व आम्लपित्तातही रुचूल हे लक्षण दिसते, त्याची परिणाम पुढे रुद्रगात होते का परिणाम हो सकता है। कई दफा ऐसा होता है कि इन लक्षणों को देखकर अम्लपित्त निदान करते हैं, वमन वगैरह देते हैं, उससे कुछ हद तक फायदा भी होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ये रुद्रोग है। अचानक हार्ट अटैक हो जाता है इस प्रकार से। तो केवल उस चिकित्सा से फायदा नहीं रहेगा, रुद्रोग करके उसको अगर ट्रीट करना है तो रुद्रोग समझकर करना है, और शायद पित्तजनित रोग इस प्रकार से कहे और उसकी भली भांति चिकित्सा करे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मूल रूप से ये रुद्रोग का लक्षण करके भी आता है। वैसे अम्लपित्त का साक्षात निदान बृहत्रय में नहीं है। चरक में अम्लपित्त संज्ञा आती है, शोथाम्लपित्त ज्वर पीनसानाम वगैरह इस प्रकार से, लेकिन जिस तरीके से अम्लपित्त व्याधि एस्टेब्लिश होगा माधव निदान में या योग रत्नाकर में उस प्रकार की चिकित्सा चरक के काल में नहीं है। तो ग्रहणी पकड़ कर ही चलते थे उस समय में इस प्रकार से, और शायद ये उतना आविष्कृत इस प्रकार का नहीं था। तो अभी तो काफी प्रचलन है, और ये लाइफस्टाइल और खाने पीने से जुड़ा इस प्रकार का है। तो उसको भली भांति ध्यान में रखते हुए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस, खाने पीने के चेंजेस ये सब करने हैं। हमारा निदान क्या है, अम्लपित्त है या रुद्रोग है, ये भी देखना जरूरी है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से होमोसिस्टिन ये एक परीक्षण आ गया है, और B12 और होमोसिस्टिन का कुछ रिलेशन है। अगर B12 कम है तो होमोसिस्टिन ज्यादा होता है, और B12 ठीक हो गया तो होमोसिस्टिन रेंज में आ जाता है। और B12 अच्छा होने के बावजूद अगर होमोसिस्टिन बहुत ज्यादा है तो समझ लेना है कि कुछ गड़बड़ है सर्कुलेशन में, और फिर उस हिसाब से दवाइयों का कुछ प्रयोग वगैरह इस प्रकार का करना पड़ेगा। B12 जास्त असलं तर होमोसिस्टिन कमी हे होतं. B12 कमी असलं तर जास्त होऊ शकतं.
तो अभी मैं पर्ची देता हूँ, वो B12 और होमोसिस्टिन दोनों साथ में करवा लेता हूँ, ताकि अगर B12 कम है और होमोसिस्टिन ज्यादा है तो 2-3 महीने के बाद उनको कहता हूँ सप्लीमेंट ले लो और बाद में देसी गाय का दूध शुरू करते हैं तो धीरे धीरे B12 बढ़ेगा। ऐसा है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ठीक है, नॉन वेज खाने से बढ़ेगा, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए दूसरा कोई चारा नहीं है। तो अगर B12 नॉर्मल हो गया और होमोसिस्टिन भी नॉर्मल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उसके बारे में कुछ चिकित्सा करनी पड़ेगी, ऐसा रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल रसशास्त्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांति। सप्लीमेंट्स के लिए आयुर्वेदिक क्या दे सकते हैं, ये मेरे लिए भी बड़ा सवाल है। आप में से किसी ने कुछ ढूंढा हो नेट पे तो मुझे भी बता दें, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में क्या करेंगे इस प्रकार से। विरम्यते